नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का युवा रोजगार यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम लोग बात किए थे कि रेलवे से रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो रेलवे के किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो, उसके बारे में हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक वाइज डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हमारा टॉपिक दो होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी होगा और वैदिक एज भी होगा। तो बहुत आराम से, बहुत ध्यान से इसे आप देखेंगे और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन के नीचे आपको लिखा होगा कि ये कब पूछा गया है, और ये चीजें ये इंडिकेट करती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा प्रीवियस ईयर के, तो इससे क्या होता है कि जो रिपीट क्वेश्चन होगा वो ऑटोमेटिक आपके बन रहे होंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसके बाद जो भी वीडियो आने वाली है पूरे जीएस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के। आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं करना प्लीज, आप फास्ट फॉरवर्ड करके कैसे भी हो लेकिन पूरा वीडियो देख लेना, क्योंकि आपका रिवीजन हमारे साथ यहाँ पे हो जाएगा। हो ना हो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुक हो या नहीं हो, अगर है तो वो कौन सा है ये सब भी डिपेंड करता है। तो जो मेरे पास है, जो हमने इकट्ठा किया है, जो हम अलग अलग सोर्स से इकट्ठा किए हैं, उन सब को यहाँ पे आपके सामने में लेके आए हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन एक बार फिर से हमारे पास में है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब में है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके आरआरबी एनटीपीसी में। एनटीपीसी का मतलब होता है जो गुड्स गार्ड्स बनाते हैं, एनटीपीसी का मतलब होता है जिसके द्वारा आप जो है ना स्टेशन मास्टर बनते हैं, एनटीपीसी जिसके द्वारा आप जो है ना सीए और टीए जैसे पोस्ट पे जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये एनटीपीसी में पूछा गया है सीबीटी शिफ्ट 1 में 2022 12/6/2022, और इस तरीके से आप हर क्वेश्चन के नीचे आपको दिखाई पड़ेगा। तो आइए देखना, आपका काम है, मैं क्वेश्चन और आंसर आपको करवाता हूं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब में है? तो देखो इसका आंसर क्या होगा बेटा, रोपर। कौन सा स्थल पंजाब में है? तो रोपर आपको पंजाब में दिखाई पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सिंधु घाटी काल के दौरान शिल्प उत्पादन के लिए गोले कहां से प्राप्त किए जाते थे? सेल सेल कहां से प्राप्त किए जाते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्वारा। देखिए ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, और इसका आंसर आपका होगा क्या? नागेश्वर। नागेश्वर इसका आंसर आपका होगा, ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए बाकी शहरों के बारे में भी हम लोगों ने बात किया है, सुरतगोई और रोपर, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील, यानी कि मोहरों के बारे में बात कर रहा है, यानी कि सील के बारे में बात कर रहा है। तो मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सील मेड ऑफ काइंड ऑफ सॉफ्ट स्टोन दैट वाज स्क्वायर इन शेप विथ 2x2 डायमेंशन एंड वाज यूज्ड टू कमर्शियल पर्पस। मतलब कह रहा है कि अधिकांश जो मोहर है हड़प्पा का, वो एक नरम पत्थर से बना होता था, और जिसका जो आकार था वो 2x2 था, और इसका वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। ये किससे बना होता था? तो इसको स्टिएटाइट बोलते हैं, स्टिएटाइट। स्टिएटाइट को बोलते हैं सेलखड़ी। किस क्या बोलते हैं बेटा? सेलखड़ी। और मैंने आपको बताया था कितने बार कि सेलखड़ी का मूल्य बहुत ज्यादा मिला है। ये एक मुलायम पत्थर का बना हुआ होता था, सेलखड़ी, यानी कि स्टिएटाइट, यानी कि सेलखड़ी का बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। Which of the following location was नटराजा स्टोन मिल डांसिंग फिगर डिस्कवर्ड? यानी कि आपने डांसिंग गर्ल का नाम तो सुना था, जो ब्रॉन्ज का बना हुआ था, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे इंपॉर्टेंट मूर्ति माना गया, यानी कि नाचती हुई कांसे की नर्तकी या कांसे की नर्तकी या बालिका। ये बात हमने पिछले वीडियो में भी किया था। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, नटराज कहाँ से मिला है? यानी कि एक मेल जो कि भगवान शिव का ही एक अवतार कहा जाता है, या भगवान शिव माना जाता है, उसकी मूर्ति कहां से मिला है? तो देखिए वो आपको मिला है कहां से? ए, यानी कि हड़प्पा से मिला है। कहां से मिला बेटा? हड़प्पा, ए हड़प्पा से मिला है। लोथल, रंगपुर, मोहनजोदाड़ो यहाँ टिक मत कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि किस स्थान पर पत्थर की पुरुष नृत्य करती आकृति यानी कि नटराज की खोज की गई थी, तो वो हड़प्पा में खोज की गई थी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इनमें से कौन ऐसा साइट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है? आप जानते हैं हड़प्पा है, लोथल है, मोहनजोदाड़ो है, तो कौन नहीं है? तो अगर कौन नहीं है को हम अगर दूसरे कलर से आपको टिक करें तो हमको दिखाई पड़ रहा है उरुक। ये नहीं है, ये आपने साइट ये साइट आपने सुना ही नहीं है, उरुक साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? उरुक हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा?
उरुक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, हड़प्पा आप जानते हैं, जब पिछले मैंने बता दिया था कि सिंधु नदी के किनारे है। लोथल जानते हैं भोगवा नदी, सॉरी हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ये बात हम लोग आपको पहले बता चुके हैं। चलो ठीक है, आगे अगला पॉइंट ये कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प उत्पादन से जुड़ा नहीं है, यानी कि कौन से हड़प्पा स्थल में क्राफ्ट नहीं था, यानी कि किसी भी प्रकार के क्राफ्ट यानी शिल्प का उत्पादन नहीं होता था। ऑप्शन आपके पास है चाहुंद्रो, बालाकोट, नागेश्वर, मांडा। ये आपके ऑप्शन है, और इस ऑप्शन का आंसर होगा क्या बेटा? मांडा। मांडा में हमें कोई क्राफ्ट नहीं दिखाई पड़ा है, यानी कि यहां से हमें कोई क्राफ्ट का उत्पादन की बात यहां पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये बात ध्यान में आप रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सात नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला था? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन शायद पिछले बार भी किया था, वहां पे शायद मैंने आंसर में कुछ गड़बड़ी कर दिया था, तो यहाँ पे आपको मैं आंसर को ठीक कर देता हूँ। इसका आंसर होगा व्हीलर। ध्यान रखिएगा, क्या आंसर होगा? व्हीलर, REM व्हीलर, या व्हीलर इसका आंसर है, यानी कि जॉन मार्शल इसका आंसर नहीं है। जॉन मार्शल तो खुदाई किया था। चलो ठीक है, और वो निदेशक थे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पे अक्सर देखा गया है? अब यहाँ पे है कि कौन सा जानवर है जो हड़प्पा सभ्यता की मोहर पे अक्सर दिखाई पड़ा है। तो आप जानते हैं कि बैल यानी कि बुल, सांड, ये अक्सर दिखाई दिया है, अक्सर। अगर यहाँ पे वन हॉर्न राइनो होता तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना पड़ता आंसर को टिक करने में, लेकिन यहाँ पे बुल है तो ये एक पॉइंट हो गया कि सार यानी कि बसहा, सार जिसे हम बुल कहते हैं, वो अक्सर दिखाई पड़ा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिखाई दे रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? जैसे मनका बनाना, संग काटना, धातु का काम, मुहर बनाना, और भी बहुत सारे वजन बनाना वगैरह है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि NTPC में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और इसका आंसर आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नागेश्वर, चाहुंद्रो, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? चाहुंद्रो। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं किया है, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। और आप लोग खूब अच्छे से देखिए, आप पढ़े या नहीं पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए मेरे साथ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हिच सिटी फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन, फिर से देख लेते हैं, वाज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, सेल कटिंग, नेटल वर्क, सील मेकिंग एंड बेट मेकिंग, यानी वजन का काम करते थे। तो आंसर होगा आपको चाहुंद्रो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जब हम करते हैं तो नेक्स्ट हमें क्या क्वेश्चन दिखाई पड़ता है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी NTPC का क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि कह रहा है कि कौन ऐसा मानव गतिविधियों और सभ्यता में प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रमिक क्रम है? सही कालानुक्रम। अब यहाँ पर देखिए कि कौन सा सही कालानुक्रम है, कि कौन सा है। सिंपल है, सबसे पहले क्या आएगा? पूरा पाषाण काल, यानी कि पूर्व पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला, तो इसी ऑप्शन से हमारा काम हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले नवपाषाण तो होगा नहीं, ये नवपाषाण का मतलब नया होता है, यानी कि न्यूलिथिक नया होता है, तो ये पहले नहीं होगा, पहले पूरा ही होगा। और पूरा वाला में पहले कोई है नहीं, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको बैठाना है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, आपके CBDT में पूछा गया 2021 मॉर्निंग वाले शिफ्ट में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताता है कि किस वर्ष जर्मन और इतालवी पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह की खोज शुरू की थी? फिर से ये NTPC की बात यहां पे आ गई क्वेश्चन, और इसका आंसर होगा C 1980। 1980 में, 1980 में जब लोगों को ये पता चला, दुनिया भर के लोगों को पता तो बहुत पहले चल गया था, लेकिन दुनिया भर के लोगों को चला कि नहीं, ये कोई ऐसी स्थल है जो प्राचीन सभ्यता है और बहुत फेमस और बड़ा ही उत्कृष्ट किस्म का ये सभ्यता है, जहाँ पे शहर में लोग रहते थे। तो दुनिया भर के जो लोग थे, खास करके जर्मन और इटली, जो कि अपने हिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं, वो भारत में आकर के और इन चीज़ों की खुदाई करते हैं। तो ये बड़ी बात है। हालांकि मोहनजोदाड़ो जो है ना वर्तमान के पाकिस्तान में है, तो हम भारत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन चूंकि भारतीय सभ्यता और उनकी सभ्यताओं की शुरुआत, उनकी खोजना और उनके बारे में जानना, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमको दिखाई पड़ता है। चलिए ठीक है, 11। उसके बाद बात करते हैं
12 नंबर क्वेश्चन का ये कहता है हड़प्पा सभ्यता में मोतियों को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था, यानी कि बीड मेकिंग। मोती का मतलब यहां पर हो जाता है बीड, जिसको हम बोलते हैं ना कि जो छोटे छोटे गूंथने वाली बात है, बीड मेकिंग। तो बीड मेकिंग के लिए देखिए वुड, क्या लकड़ी का प्रयोग करते थे, क्या प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का तो कोई बात है ही नहीं, तो प्लास्टिक को तो खत्म ही करे। क्या चूना पत्थर का प्रयोग करते थे, नहीं, कार्नेलियन पत्थर का प्रयोग करते थे। ये क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई दिया होगा पहले, अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं किया है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्नेलियन पत्थर का प्रयोग करते थे, कार्नेलियन पत्थर का प्रयोग करते थे, ध्यान में आप रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं हम 13वां नंबर क्वेश्चन में। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा बता रहा है कि कहां स्थित है, तो सुरकोटदा आपका गुजरात में दिखाई पड़ता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि सुरकोटदा हमारा कहां दिखाई पड़ता है बेटा, गुजरात में दिखाई पड़ता है। उसके बाद आगे 14 नंबर क्वेश्चन, उसको देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो देखो 1920-21 में खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर किस नदी पे, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हड़प्पा शहर कौन से नदी के किनारे है, बहुत सिंपल है, रावी नदी के किनारे है। ये बात हम लोगों ने पिछले बार वीडियो में भी किया था, इस बार भी आपसे कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द मोहनजोदड़ो में पाया गया महान स्नानागार एक क्या था? तो देखो महान स्नानागार क्या था ये देखिए, तो क्या त्रिकोणीय टैंक था? नहीं, देखो महान स्नानागार कैसा था, ये बिल्कुल इस तरीके से बना हुआ था, देखो इस तरीके से, और यहाँ पे ये फिर इस तरीके से सीढ़ी उतरने के लिए सीढ़ी बना हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये दोनों तरफ से सीढ़ियों को दोनों तरफ से बनाया गया था, देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे उतरने के लिए सीढ़ी बना था। ये पूरा का पूरा स्नानागार का इलाका था, इसके चारों तरफ भवन बनाए हुए थे, कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए, रिचुअल्स वर्क के लिए कमरे बनाए गए थे, कमर, इसके कमरे यानी रूम्स, है ना, रूम बनाए गए थे, रूम कमरे बनाए गए थे। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, आयताकार टैंक, रेक्टेंगल, क्योंकि अब दिखाई दे रहा है ना ये रेक्टेंगल है, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है, दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, आयताकार। तो जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार पाया गया वो कैसा है बेटा, आयताकार है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया था? यहाँ ऑप्शन है किस धातु का प्रयोग, गोल्ड, मैग्नीशियम, सिल्वर, कॉपर। बहुत सिंपल है, आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताते हुए बताया था, क्या बताया था, ध्यान से समझ लीजिएगा, कि जो हड़प्पा सभ्यता था वो कांस्य युगीन था। क्या था बेटा, कांस्य युगीन। कांस्य युगीन का मतलब होता है कांसे का प्रयोग करते थे, यानी कि ब्रॉन्ज का प्रयोग करते थे, ये बात आपने देखा। अब यहाँ पे देखो ब्रॉन्ज का प्रयोग कैसे, ब्रॉन्ज कैसे बनता है, तो ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और प्लस में इसमें हम क्या बनाते हैं, टीन, तो बन जाता है क्या, ब्रॉन्ज। अब देखिए, और इससे पहले ठीक मतलब कि ब्रॉन्ज एज से पहले कॉपर एज ही था हमारे पास में, क्या था बेटा, कॉपर एज, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता चलता था, और ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता का ही एक भाग है आपका क्या, हड़प्पा सभ्यता। खूब अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता से पहले कौन सा सभ्यता चलता था, ताम्र पाषाण, पाषाण युगीन, युगीन सभ्यता, याद रखिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिए, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता लिखते हैं। और सेटलमेंट यानी कि मानव सेटलमेंट, यानी सभ्यता, यानी कि समाज बनना, ये ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता में ही शुरू हो गया था समाजों का बनना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में आप रखिएगा कि सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबे का प्रयोग किया, और उसमें फिर टीन मिला करके क्या बना दिया, कांसा बना दिया, और हड़प्पा सभ्यता जैसे नई सभ्यता का विकास हुआ जो शहरों में रहने लगे, क्योंकि कांसा मजबूत होता है तांबे के बनिस्पत। जब कांसा मजबूत होता है तो खेती में काम करने लगा वो कांसा, खेती के साथ साथ काम कहाँ कहाँ करने लगा बेटा, खेती में, पेड़ों को काटने में, बिल्डिंग्स को बनाने में, छोटे छोटे क्या बोलते हैं औजार को बनाने में, काम के औजार को बनाने में, इन सब चीजों में कांसे का प्रयोग बहुत तेजी से होने लगा, और इसका नतीजा ये निकला कि एक बेहतरीन सभ्यता को बना सके हम। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता से, यानी तांबे से हम कांसे तक आए और आगे चल के लोहा तक चले गए, और सोने चांदी की बात तो चली। तो सोना चांदी कभी भी हथियार के लिए प्रयोग नहीं हुआ, सोना चांदी हमेशा या तो क्वाइंस के लिए प्रयोग हुआ या गहनों के लिए प्रयोग हुआ, क्योंकि वो बड़ा ही बहुमूल्य धातु हमेशा से रहा है, ध्यान रखिएगा आप इस बात को। चलिए ठीक है, ये बात हमने आपको बता दिया। 16 अगला नंबर क्वेश्चन है 17वां। ये क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस सिंधु सभ्यता स्थल पर जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं?
17 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट हैव एविडेंस टू वाटर रिजर्वियर, कहाँ पे वाटर रिजर्वियर मिला है, जलाशय मिला है। तो देखो क्या कहाँ कहाँ मिला है, तो लोथल है, कोटजी है, धौलावीरा है और कालीबंगा है। तो धौलावीरा इसका आंसर होगा, क्या होगा, धौलावीरा, धौलावीरा। और धौलावीरा ही से हमें क्या मिला है, स्टेडियम भी मिला है बेटा, याद रखिएगा। धौलावीरा से ही हमें स्टेडियम भी मिला है, ये भी बात आप याद रखिएगा। और धौलावीरा को तीन भागों में बांटा गया था उस शहर को, यही बात मैंने आपको पिछली बार बताया था। तो धौलावीरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे। तो देखो ये 4 ऑप्शन है, यहीं पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा कर रहा है बेटा, पशुपति की। पशुपति यानी कि आद्य शिव, ये पढ़ाते हुए मैंने आपको पढ़ाया था। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो शिवा, ये बात मैंने आपको पढ़ाते हुए पढ़ाया था, प्रोटो शिवा या आद्य शिव। मैंने कहा था एक मुहर, और मुहरे पे मुहर में एक योगी के मुद्रा में बैठा हुआ व्यक्ति, और उसके चारों तरफ से क्या है बेटा, जानवर वगैरह है, तो वो आद्य शिव थे, आद्य शिव। याद रखिएगा इस बात को, ये क्वेश्चन एग्जाम में मैंने पहली बार भी किया और क्वेश्चन पूछा है। कब, किसमें पूछा है, RRB ALP टैड 1 में 2018 में पूछा हुआ है। ध्यान में रखिएगा, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब में आप देख सकते हैं। ये देखो ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, यहां से वैदिक एज शुरू हो गया, यहां से वैदिक एज शुरू होगा, याद रखिएगा वैदिक एज। तो आज हम वैदिक एज कर देते हैं और उसके बाद फिर अगले टॉपिक में हम लोग जैन, बौद्ध, इससे रिलेटेड सब टॉपिक वाइज हम करते हुए आपका चला जाएंगे, सब खत्म करते हुए चला जाएंगे, सब टॉपिक वाइज हम शुरू कर दिए तो इसको समाप्त करेंगे। ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा जब तक समाप्त नहीं हो। मैं कोशिश करूंगा बहुत तेजी से समाप्त कर दूं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या बोलते हैं, सॉरी हाँ, अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है। उप का मतलब क्या है, उपनिषद। तो देखो उपनिषद का अर्थ ही होता है गुरु के समीप बैठना, तो इसका मतलब होता है निकटता, गुरु के समीप बैठना, ठीक है ना, गुरु के समीप या नजदीक बैठना, या गुरु के नजदीक बैठ के ज्ञान लेना, ये उपनिषद है। उपनिषद एक दर्शन होता है, दर्शन पे आधारित पूरा का पूरा ये किताब है। आपको मालूम होना चाहिए उपनिषद के बारे में हम लोग यहाँ पे बात आपसे कर रहे हैं। मैंने आपको पढ़ाते वक्त पढ़ाया भी है, उपनिषद क्या होता है, एक दार्शनिक ग्रंथ है। उपनिषद क्या बेटा, दार्शनिक ग्रंथ है, ध्यान में आप रखिएगा, जिसमें हम लोगों ने आपको उपनिषदों के बारे में बात आपसे किया है वैदिक एज में। अब यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत कराना है। ऐत्रेय उपनिषद, ऐत्रेय अरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें, छठे अध्याय, इसे पुराना उपनिषद माना जाता है। अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ इतना कह रहा है कि ऐत्रेय उपनिषद या ऐत्रेय ब्राह्मण, मैंने ब्राह्मण ग्रंथ आपको पढ़ाया होगा, तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से रिलेटेड है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, बस सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है, ये बना दिया है और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा है 2022 में, ध्यान में आप रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ऋग्वेद, ध्यान में आप रखिएगा। ऋग्वेद से ऐत्रेय, मैंने आपको बताया था ऋग्वेद से ऐत्रेय और कौशितकी, ये दोनों है ऋग्वेद से रिलेटेड। कौन कौन, ऐत्रेय और कौशितकी, ध्यान में आप रखिएगा, मैंने सबके बारे में बताया है। अथर्ववेद का है गोपथ, सामवेद का है सतपथ, ठीक है ना। तो ये सब मैंने आपको ब्राह्मण ग्रंथ आपको बता दिया है, खूब ध्यान में आप रखिएगा। चलिए ठीक है, सॉरी सामवेद का है पंचविश, सामवेद का है पंचविश, अथर्ववेद का है गोपथ, यजुर्वेद का है सतपथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। Which of the following sculpture is not the part of वैदिक लिटरेचर। तो आप देख लीजिए कि कौन कौन सा यहाँ पे साहित्य ऐसा है जो वैदिक लिटरेचर का पार्ट नहीं है। तो आपको दिखाई यहाँ पर दे रहा है 4 ऑप्शन, अगर गौर से आप देखेंगे, उपनिषद ये वैदिक साहित्य से है, ठीक, अरण्यक ये वैदिक साहित्य से है, ब्राह्मण वैदिक, लेकिन पिटक जो है ना वो वैदिक साहित्य का नहीं है, बल्कि पिटक क्या है बेटा, बौद्ध साहित्य है। ये क्या है बेटा, बौद्ध साहित्य है, ध्यान में आप रखिएगा। ये कौन सा साहित्य है बेटा, बौद्ध साहित्य है पिटक, बौद्ध। 3 पिटक होते हैं, कौन कौन सा है, सुत पिटक, ध्यान रखिएगा 3 पिटक है, सुत पिटक, अभिधम पिटक, पिटक और विनय पिटक, ध्यान रखिएगा, विनय पिटक। ये 3 पिटक है, त्रिपिटक जिसको कहा जाता है। तीनों पिटक को एक साथ क्या कहा जाता है, मैं एक बार एक साथ इसको ऐसे करके मोड़ दूं और इस तीनों का नाम कर दूं, तो इसको कहा जाता है बेटा त्रिपिटक,
सॉरी, इसको क्या कहा जाता है बेटा, त्रिपिटक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो निम्नलिखित से कौन सा शास्त्र वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पिटक हो जाएगा, इसका आंसर पिटक, ध्यान रखिएगा, ये बौद्ध साहित्य है पिटक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को नेक्स्ट करने के लिए मेरे को इस तरफ आना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पवित्र है, जिनमें से 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है, 10,600 श्लोकों में भजन है। अब श्लोकों के भजन है। अब क्वेश्चन ये है कि कहा जाता है जिसमें, अच्छा यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इंग्लिश में क्वेश्चन ठीक है। देखिए, ऋग्वेद इज होलिस्ट ऑफ 4 वेदास कंसिस्ट ऑफ 10 चैप्टर कॉल्ड मंडल एंड डॉट हिम्स ऑफ 10,106 वर्सेज, यानी कि कितने हाइम्स है, ये यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि 10,028 यानी कि 1028 हाइम्स है, सुक्त है, ध्यान रखिएगा, और वर्सेज है श्लोक, यानी जिनमें कितना है, यहाँ पे मैं यहाँ लिख दूं 10,028 सुक्त है, क्या बेटा, सुक्त है, और 10,028 सुक्त है, सॉरी बेटा, 1028 सुक्त है, 10,600 श्लोक है, और 10 मंडल है। ये बात हमने आपको बताया हुआ है, आपने इसको खूब अच्छे से देखा होगा। अब क्वेश्चन देखो कैसा पूछा है, कि कैसा घुमा के पूछा है। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, लेकिन घुमा के ऐसा पूछा है ना कि आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन तैयार है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हिंदू धर्म में किस भगवान या देवी को पेड़ों के भगवान, रोग के उपचारक और धन के दाता के रूप में अभिन्न रूप से थे। हिंदू धर्म में बात कर रहा है, यानी कि कह रहा है कि इन हिंदुइज्म गॉड या गॉडेस वाज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ लॉर्ड ऑफ ट्री, हीलर ऑफ डिजीज, यानी कि रोग को खत्म करने वाले, और बेस्टोर ऑफ वेल्थ। ध्यान रखिएगा, ये कौन ऐसा भगवान है, तो वो भगवान है सोम, देवता सोम। अब आप जानते हैं देवता सोम ऋग्वेद के 9वें मंडल से रिलेटेड है। कौन से मंडल से बेटा, 9वें मंडल से रिलेटेड है, ये बात मैंने आपको बताया था। 9th मंडल रिलेटेड टू सोम देवता, ध्यान रखिएगा, और इससे रिलेटेड सोम रस है। तो अब यहां पर देखो, इससे रिलेटेड क्या है बेटा, सोम रस। अगर देखो, अब सोम रस को लोग क्या बोलते हैं, मदिरा है। अब इस क्वेश्चन से मैं इस चीज को ध्यान रखना था, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, सोम देवता सोम जो है ना किससे रिलेटेड है, तो देवता सोम है पेड़ का देवता, देवता सोम है रोगों का देवता, रोग को ठीक करने का देवता। इसका मतलब है कि ये जो सोम रस है, ये क्या था, ये एक आयुर्वेदिक दवाई था, जिससे पीने से रोग ठीक हो जाते थे। ये कोई शराब नहीं था जो फैलाया हुआ है लोगों ने, और जो आप लोग बोल देते हैं, मैं भी क्लास में आपसे पूछता हूं तो आप बोल देते हैं शराब है, दारू है। इस क्वेश्चन से ये जाहिर होता है कि ये शराब नहीं था, ये बल्कि क्या था बेटा, सोमरस। क्या था, सोमरस आपके आयुर्वेदिक दवाई था, जिसके पीने से रोग ठीक हो जाते थे। पेड़ों के देवता को लेकर के है, ये कोई शराब की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कराना है मेरे को। 24 नंबर क्वेश्चन, इन हिंदुइज्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गॉड इज कंसीडर्ड टू बी द क्रिएटर। हिंदू धर्म में निम्नलिखित किस देवता को निर्माता माना जाता है, कौन से देवता है जो निर्माता है, तो आप जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा क्या है, क्रिएटर है, ब्रह्मा क्रिएटर है, ध्यान रखिएगा, विष्णु पालन करने वाले हैं, और महेश क्या है, काम खत्म। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके बारे में तो हम लोग जानते ही हैं पहले से। चलिए, और उसके बाद, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ लाइफ डिड अर्ली हिंदू फिलोसफी डिटरमाइन। प्रारंभिक हिंदू दर्शन ने जीवन में कितने चरण निर्धारित किए थे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। प्रारंभिक कितने चरण है जीवन के, तो जीवन के कितने चरण हैं। अब देखो, इसको हम लोगों ने किसमें बताया था, आश्रम में, याद होगा आपको, मैंने आपको आश्रम में इसको बताया था। क्या बताया था, कितने चरण है, 4 आश्रम है। कौन कौन सा आश्रम है, देखो, ब्रह्मचर्य, क्या है बेटा, ब्रह्मचर्य। दूसरा आश्रम कौन सा आपको दिख रहा है, ब्रह्मचर्य के बाद हमको दिखता है गृहस्थ, यानी कि गृहस्थ है आश्रम दूसरा बेटा। तीसरा आश्रम में क्या दिखाई पड़ता है, वानप्रस्थ दिखाई पड़ता है बेटा, वानप्रस्थ दिखाई पड़ता है। और चौथा आश्रम क्या दिखाई पड़ता है हमें, चौथा दिखाई पड़ता है संन्यास दिखाई पड़ता है। यानी कितने हो गए, तो 4 हो गए। ये बात हमने आपको बताया था पहले, आपके क्लास में बताया हूं मैं, ध्यान में रखिएगा।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सॉल्व कीजिए। ग्रुप डी में इवनिंग में 2022 को 30 तारीख को 30 अगस्त को पूछा गया है, सॉल्व करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, क्या कहता है, हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा आर ऑल्सो नोन एज, ऋग्वेद के भजनों को किस नाम से जाना जाता है, ऋग्वेद के भजनों को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जरूर टिक कर दिए होंगे, सूक्त के नाम से जानते हैं। कैसे? सूक्त, अभी हमने क्वेश्चन किया है सूक्त के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार किस भगवान को ब्रह्मांड का संरक्षक और रक्षक माना जाता है, कि हिंदू धर्म के अनुसार किस भगवान को, देखिए ऑप्शन दिखा रहा, देवी सरस्वती, भगवान शिव, भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, रक्षक पालन करने वाला, रक्षक पालन करने वाला लॉर्ड विष्णु, पालन करने वाला रक्षक है, दुनिया को रक्षा करता है। ग्रुप डी 6/9/2022 इवनिंग बैच में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक भी कहा जाता है, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। बहुत सिंपल है, आप सब बताएंगे इसका आंसर, सामवेद, म्यूजिक से जुड़ा हुआ है सामवेद, आपको पता है सामवेद। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविश, आपको पता है इसका ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, मैंने आपको बताया हुआ है। ये सामवेद म्यूजिक से जुड़ा हुआ है, मैंने कहा था कि सामवेद का जो सामवेद म्यूजिक से जुड़ा हुआ है, और वेदों के ऋचाओं को गाने की एक पद्धति है कि किस लय में गाया जाएगा, और भारत के संगीत का सबसे पुराना ग्रंथ है सामवेद। ये बात भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा दिया था। आगे बात करते हैं, यजुर्वेद यजुर्वेद कितने भागों में है, कितने भागों में है यजुर्वेद? देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो भागों में यजुर्वेद है। कौन कौन सा है? देखो, कृष्ण यजुर्वेद है और शुक्ल यजुर्वेद है, ध्यान रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद और सॉरी बेटा, शुक्ल यजुर्वेद दो है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल, एक गद में है और एक पद में है, ध्यान में रखिएगा। तो या तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद का 2 भाग पूछ रहा है, या गद या पद का 2 भाग पूछ रहा है। तो एकमात्र ऐसा वेद है यजुर्वेद जो गद और पद में है, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। ये मैंने बताया है क्लास में, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप अपने नोट्स को एक बार पलट के देख लीजिए, आपका नोट्स से आपको मिल जाएगा। मेरे साथ रिवीजन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ग्रुप डी में 13/9/2022 इवनिंग बैच में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे 30 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वैदिक देवता पृथ्वी स्थान या स्थलीय देवता की श्रेणी में आता है? ये बृहस्पति है इसका आंसर। बृहस्पति किस लिए इसका आंसर? वो देखिए, बृहस्पति इसलिए इसका आंसर क्योंकि बृहस्पति को देवताओं का खास करके क्या बोलते हैं, इंद्र का पुरोहित कहा गया, देवताओं का पुरोहित कहा गया था बृहस्पति को, ध्यान रखिएगा। ये यानी कि देवताओं को खुश करने के लिए देवताओं का पुरोहित है, तो बृहस्पति को खुश करोगे तो देवता भी खुश हो जाएंगे, या फिर जो भी आप समझ लीजिए कि बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित कहा गया था, इसलिए इसको इस तरह क्वेश्चन बनाया गया। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय महाकाव्य ... सबसे लंबी महाकाव्य कविता के रूप में खड़ा है, और अब इस तक लिखी गई सबसे लंबी कविता के रूप में वर्णित किया गया है। द एंशिएंट इंडियन एपिक स्टैंड फॉर लॉन्गेस्ट एपिक पोएम नोन एंड हैज बीन डिस्क्राइब द लॉन्गेस्ट पोएम एवर रिटेन। आरआरबी ग्रुप डी आफ्टरनून, दोपहर में 19/9/2022 को पूछा गया यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। और इसका आंसर क्या होगा बताओ? सबसे बड़ी महाकाव्य हमारे देश में कौन सा है? 4 ऑप्शन है, रामायण, महाभारत, बोध चरित्र और भगवत गीता। तो इसका आंसर होगा महाभारत, ध्यान में रखिएगा। और महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता इसका पुराना नाम है। क्या नाम है पुराना नाम बेटा? जय संहिता इसका पुराना नाम है, याद रखिएगा, इसका पुराना नाम जय संहिता है। और ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में अभी दिखाई पड़ने वाला है। चलिए आगे पूछते, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहियों का कार्य क्या है? और अकॉर्डिंग टू वैदिक व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ संग्रहित, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संग्रहित का कार्य क्या है? तो कोषाध्यक्ष है, ये टैक्स ट्रेजर कैशियर है, क्योंकि नाम क्या है? देखो नाम है इकट्ठा करने वाला, संग्रहित इकट्ठा करने वाला, तो कोषाध्यक्ष या खजांची है, ध्यान में आप रखिएगा।
33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं आपका बेटा। वेंकटेश्वर, जिसे वेंकट चलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान का एक रूप है। कौन से भगवान का रूप है? आप बताएंगे वेंकटेश्वर किस भगवान का रूप है? वेंकटेश्वर किस भगवान का रूप है? बहुत सिंपल, विष्णु भगवान का। कौन से भगवान का रूप है बेटा? विष्णु भगवान का रूप है वेंकटेश्वर। ध्यान में आप रखिएगा, वेंकटेश्वर विष्णु भगवान का रूप है। 33 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन लक्ष्यों के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, निम्नलिखित कौन सा उनमें एक नहीं है? कहने का मतलब ये कहता है, हिंदुइज्म इनकरेज फुल पार्टिसिपेशन इन लाइफ थ्रू द पुरुषार्थ लाइफ गोल्स, व्हिच ऑफ फॉलोइंग व्हाट नॉट ऑफ देम। मतलब कह रहा है कि हिंदू धर्म में एक पुरुष का जो गोल होता है वो कौन कौन सा होता है, और इसमें पूछा गया है कि कौन सा वह गोल जो पुरुष में नहीं होता है, या पुरुष हिंदू धर्म के अनुसार पुरुषार्थ का नहीं होता है। तो पुरुषार्थ के 3 ही गोल होते हैं, उद्देश्य होते हैं 3। कौन कौन सा? मोक्ष प्राप्त करना, अर्थ यानी पैसे प्राप्त करना, और काम। और ये सत्व नहीं है, उसका सत्व नहीं है, तो इसका आंसर बी होगा। लेकिन मोक्ष, अर्थ, काम ये पुरुषार्थ का है। ध्यान में आप रखिएगा खूब अच्छे से। 34 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन। बृहंदक, मुंडका और तैत्तिरीय निम्नलिखित में किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के कुछ उदाहरण है? बृहंदक, मुंडका एंड तैत्तिरीय। अब देखो, तैत्तिरीय, ब्राह्मण, बृहंद, ये सब क्या है? तो ये सारे उपनिषद हैं। क्या है बेटा? उपनिषद है ये सब के सब। इसको ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा गया है, लेकिन ये सब उपनिषद है। मैंने कहा था कौशिकी, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, कौशिकी, पंचवीस, ये ब्राह्मण ग्रंथ में कहा था। यहाँ पे तैत्तिरीय शब्द का प्रयोग किया, उससे भी आप टिक कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिखा रहा है पुरातत्व बी लाल ने मेरठ जिले में हस्तिनापुर की खुदाई कब किया है? अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि बी लाल ने हस्तिनापुर की खुदाई कब किया था, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में 2021 में शाम में 1951-52 में, 1951 1952 में। इस क्वेश्चन को आप कभी पढ़े भी नहीं होंगे। 1951-52 में बी लाल ने क्या किया है? ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो कहता है कि आप छोड़ के आइए, लेकिन चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैंने आपको करा दिया है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप उसका जवाब दे लेंगे। ध्यान रखिएगा, हस्तिनापुर में पहली बार खुदाई 1951-52 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है, यह किससे संबंधित है? धनुर्वेद। अब नाम से क्वेश्चन समझ में आ रहा है। धनुर्वेद का मतलब होता है धनुर्विद्या, यानी कि धनुष चलाने की विद्या। धनुष चलाने की विद्या किस वेद से संबंधित है? देखिए, युद्ध, वस्तुकला, कला, संगीत, चिकित्सा। तो देखो ये तो युद्ध से ही है, आर्ट ऑफ वार, क्योंकि धनुष जो है ना वो लड़ाई में ही चलाया जाता है। और ये ध्यान में आप रखिएगा। यहां से एक और क्वेश्चन निकल के आ रहा है, क्या धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो यजुर्वेद का उपवेद है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। और ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि यजुर्वेद में गणित के सूत्र की बात की गई है। गणित सूत्र की यजुर्वेद में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद में गणित सूत्र की बात की गई है, मैथ के सूत्रों की बात की गई है यजुर्वेद में। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इसको खूब अच्छे से देख लेना, गलती मत कर लेना आप लोग। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आ गया, भारत के वैदिक काल की अवधि क्या थी? अब वैदिक काल की अवधि आपको बता रहा है कि कब से कब तक वैदिक काल की अवधि है। बहुत सिंपल है, मैंने बहुत बार बताया है कि वैदिक काल की अवधि 1500 बीसी से लेके 500 बीसी है, यानी कि 600 बीसी में लिख देता हूं। 1500 से 1000 और 1000 से 600, 2 भागों में बांटा गया है। यानी वैदिक एज को कितने भागों में बांटा गया बेटा? 1500 बीसी से 1000 बीसी। इसको हम लोग कह दिए ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल कह दिए। और 1000 बीसी से लेकर के बेटा 600 बीसी मैंने बताया था, इसको कह दिया हमने क्या? उत्तर वैदिक काल कह दिया। अब कह दिया उत्तर वैदिक काल, तो ध्यान में आप रख लीजिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, ठीक है, यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में आ गया है। और 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, वेदों के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा जटिल शब्दों की व्याख्या अर्थ के लिए जाना जाता है? देखिए वेदों के, अब यहां पे देखिए पिछले बार के क्वेश्चन में हमने कहा था कि वेदों के जो अंग थे, इसमें मैंने कल्प के बारे में बात किया था पिछले बार, लेकिन आज कहता है जटिल शब्दों की व्याख्या के लिए, तो इसका आंसर होगा निरुक्त। ध्यान रखिएगा, निरुक्त की बात कर गया है, ध्यान में आप रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद रोगों के उपचार के बारे में बात करता है? बहुत सिंपल है, कौन सा वेद रोगों के उपचार के बारे में है? तो अथर्ववेद, क्योंकि अथर्ववेद में ही आयुर्वेद की चर्चा है, याद रखिएगा।
अथर्ववेद में ही किसका चर्चा है बेटा? आयुर्वेद की चर्चा है। खूब अच्छे से याद रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। तो कौन सा वेद आपके रोगों के उपचार की बात करता है? तो अथर्ववेद आपके रोगों के उपचार करता है। लेकिन एक बात और भी पढ़ा था कि सोम जो है ना 9th मंडल में वो ऋग्वेद का किस प्रकार का देवता है? तो वो पेड़ों का देवता है, रोग को हील करने का देवता है, यानी कि बीमारियों को खत्म करने का देवता है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन आपका आता है 41 नंबर क्वेश्चन, भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते। अब क्वेश्चन ये है कि ये कहां से लिया गया है? ये क्वेश्चन मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद लिखा, महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? भीम और हिडिंबा का पोता, तो देखो भीम और हिडिंबा का पोता बर्बरिक था। बर्बरिक याद रखिएगा, कौन था? बर्बरिक था। ही भीम और हिडिंबा का पोता था। भीम का प्रपौत्र था बर्बरिक, क्योंकि भीम का बेटा था घटोत्कच। ध्यान रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, भीम और हिडिंबा का बेटा था घटोत्कच। घटोत्कच था और इसका बेटा था बर्बरिक। बर्बरिक घटोत्कच को मारने के लिए कर्ण ने अपना जो अस्त्र जो अर्जुन को मारने के लिए रखे हुए था, उसका प्रयोग कर्ण ने घटोत्कच में कर दिया और उस तरीके से वो शस्त्र विहीन हो गया था। ध्यान रखिएगा। और बर्बरिक को युद्ध में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली था। ये एक ही तीर में पूरे महाभारत को समाप्त करने की मद्दा रखता था, हिम्मत रखता था पूरे महाभारत को, और इसलिए इसे साइड कर दिया गया क्योंकि महाभारत के लड़ाई में कृष्ण इंटरेस्ट ले रहे थे। और जहाँ की कृष्ण हो गए, जहाँ पे भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण मौजूद है, वहाँ पर लड़ाई तो तरीके से चलेगी। फिर कृष्ण किसको उपदेश देंगे, फिर कृष्ण कैसे समझाएंगे, फिर लड़ाई इंसानियत की तरह कैसे लड़ेगी जब एक ही तीर में महाभारत समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए कृष्ण ने इन्हें क्या कर दिया बेटा? साइड कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत का मूल नाम मैंने बता दिया था, इसका मूल नाम है जय संहिता। क्या नाम है इसका बेटा? जय संहिता इसका मूल नाम है। महाभारत का मूल नाम, यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। और आज का ये 44वां नंबर क्वेश्चन, कंठो उपनिषद में नचिकेता नामक एक युवा लड़के और एक देवता के बीच बातचीत का वर्णन है। ये देवता कौन सा है? तो देखो नचिकेता का यम के साथ, यानी कि यम के साथ इनका वाद विवाद होता है। यम, नचिकेता यम वाद विवाद बहुत फेमस है। नचिकेता यम मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है। नचिकेता यम वाद विवाद। यमराज थे जो नचिकेता को शायद लेने आ गए थे या उनके पिता को लेने आ गए थे, ऐसा कुछ था, जिसमें नचिकेता कुछ बात करता है, प्रश्नों का जवाब मांगता है यम से। फिर यम उनके प्रश्नों से बहुत विचलित भी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा जवाब नहीं होता है, खुश भी होते हैं, तो फिर उनको माफ भी कर देते हैं। ऐसा करके कुछ पूरा कहानी इसमें है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन जो कि 45 नंबर क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कहता है कि महाभारत में उस पात्र का नाम बताइए जिसे महाभारत युद्ध देखने और अंधे राजा धृतराष्ट्र को दृश्य दर दृश्य समझाने के लिए दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। बहुत सिंपल है, जिसने भी महाभारत देखा है उसने इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त था। तो वो कोई नहीं, संजय था। हे संजय, बताएं कि युद्ध में क्या हो रहा है। संजय कहते हैं, महाराज युद्ध में अब अर्जुन अपने गांडीव को उठा लिया है। तब धृतराष्ट्र विचलित होकर कहता है, ये कृष्ण भी कैसा व्यक्ति है, जब अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहता है तो उसे नहीं लड़ने दो। और फिर आगे एक एक पल का समाचार कहता है, किस तरह अभिमन्यु को मारा जाता है, किस तरह दुशासन की मृत्यु होती है, किस तरीके से आचार्य द्रोण की मृत्यु होती है, किस तरीके से अंततः दुर्योधन की मृत्यु होती है, और किस तरीके से पूरा युद्ध की शुरुआत और अंत होता है। ये सब संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को, जो कि आंखों से अंधा होता है। और ये हमारा वैदिक एज का आज क्वेश्चन था। तो हमने पिछले वाले सेगमेंट में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात किया था, आज फिर से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात किया और वैदिक एज के बारे में बात आपसे कर लिया। और इस तरीके से आज वैदिक एज की सेगमेंट समाप्त होता है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे और फिर से हम 40-50 क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए चल रहा है। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ।
आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।